ये कहानी एक छोटे से गांव की है। जब गरीबी और तंगी ने जीवन को घेरा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन स्टेशन पर रुकती एक रेलगाड़ी ने सब बदल दिया। क्या राधा अपने दुखों की बेड़ियों को तोड़ पाएगी या वो फिर उन्हीं अंधेरी गलियों में खो जाएगी? चलिए सुनते हैं उम्मीद और बदलाव की एक भावुक दास्तान। डाक गाड़ी, द मेल ट्रेन। कभी कभी राधा के मन में ये ख्याल आता कि काश वो कहीं कुछ दिनों के लिए घूम कर आ पाती तो कितना अच्छा होता। पिछले 6 सालों का लंबा वक्त बीत गया है, पर उसने माँ दुर्गा की प्रतिमा का मुख तक नहीं देखा है। इस गांव में तो हर कोई निर्धन और अभावों में जीने वाला है। यहाँ भला दुर्गा उत्सव जैसी भव्यता की क्या बिसात। यहाँ तो ढंग से कोजागरी लक्ष्मी पूजा की वैसी रौनक भी नहीं दिखती। वैसे तो वो इसी गांव की बेटी है और इसी मुफलिसी के बीच पली बढ़ी है। बचपन में तो उसे यही लगता था कि शायद दुनिया हर जगह ऐसी ही बेरंग और शांत होती होगी। लेकिन शादी के बाद जब राधा वासुदेवपुर गई, तब उसे पहली बार इस कड़वे सच का एहसास हुआ कि उसका अपना गांव तो बहुत ही पिछड़ा और दयनीय स्थिति में है। अमीरी और गरीबी के बीच का असली अंतर क्या होता है, ये उसने तभी समझा। वासुदेवपुर कोई बहुत बड़ा शहर या चमक धमक वाला बाजार नहीं था, बस गंगा के किनारे बसा एक समृद्ध और बढ़ता हुआ गांव मात्र था। वहां मुस्तफी परिवार के लोग बड़े रईस और जमींदार थे। ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो उनके घर में धूमधाम से न मनाई जाती हो। चाहे दुर्गा उत्सव हो, श्यामा पूजा हो, जगतधात्री पूजा हो या फिर रथ यात्रा का मेला ही क्यों ना हो, वहां बीते हुए शुरुआती 3 साल हर लिहाज से बड़े ही सुखद और खुशहाली में कटे थे। लेकिन फिर खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई और उसके पति का यकृत यानी लिवर की बीमारी के कारण देहांत हो गया। पति के जाने के बाद सास के साथ राधा की पटरी कभी नहीं बैठी। उन दोनों के बीच कड़वी बातों और तालों का जो तीखा लेनदेन शुरू हुआ, उसे किसी भी तरह से दयापूर्ण या शालीन बातचीत नहीं कहा जा सकता। राधा भी अपने स्वाभिमान पर अड़ गई और ये साबित करने के लिए बेचैन हो उठी कि उसके पिता आज भी इतने दरिद्र या लाचार नहीं हुए हैं कि वे अपनी बेटी को एक वक्त की मुट्ठी भर भात खिलाकर उसका बोझ न उठा सकें। नतीजा ये हुआ कि एक दिन महज एक छोटी सी पोटली को अपना एकमात्र संबल बनाकर राधा अपने छोटे भाई के साथ अपने पिता के घर वापस लौट आई। उसने खुद ही पत्र लिखकर अपने भाई को उसे ले जाने के लिए बुलवाया था। उसकी सास ने उसका सामान, उसका संदूक और रुपयों वाला कैश बॉक्स तक अपने पास छीनकर रख लिया था। उसके बाद से अब 6 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है। वो विधवा होकर जिस दिन अपने पिता की देहरी के भीतर आई थी, उसके बाद से वो आज तक इस गांव की सीमा से बाहर नहीं निकली है। इन 6 सालों में राधा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सब कुछ बदल गया। उसके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वे बसासों की पाट की आढ़त में काम करके महीने के कुछ थोड़े बहुत रुपए कमा लेते थे, पर वो नौकरी भी उनके हाथ से चली गई। राधा का एक छोटा भाई भी इसी बीच चल बसा। पिताजी को गठिया यानी वात रोग ने ऐसा घेरा कि वे काफी समय तक बिस्तर पर ही पड़े रहे। इसी गरीबी और तंगी की वजह से पिताजी और माँ के बीच अनबन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़ा और कहासुनी होने लगी। उधर जमींदार ने भी अदालत में नालिश यानी मुकदमा करके उनकी बड़ी जमा पूंजी और जमीन कुर्क कर ली और न जाने क्या क्या मुसीबतें आईं। राधा की जिंदगी अब पूरी तरह नीरस और एक रस हो गई थी। वही रोज के घर के कामकाज, गाय बछड़ों की सेवा, चूल्हा चौका, पिताजी के हाथ पांव में तेल की मालिश करना और माँ के लिए तंबाकू के पत्तों को जलाकर चिलम तैयार करना, सब कुछ एक मशीन की तरह बस एक लय में चले जा रहा था। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, पर कुछ नहीं बदला। आज सुबह जब वो डूबे के किनारे बर्तन मांजने बैठी तो वो यही सोच रही थी कि काश एक बार कहीं बाहर घूमने जा पाती। वो एक छोटा सा डूबा था। उसके चारों तरफ घने और बड़े पेड़ों की ऐसी घनी छाया थी कि वहां दोपहर के वक्त भी झुटपुटा अंधेरा छाया रहता था और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। डोबा भले ही छोटा था, पर उसके चारों कोनों पर 4 घाट बने थे। वे पक्के घाट नहीं थे, बल्कि मिट्टी के कच्चे घाट थे। दक्षिण की तरफ जामुन के पेड़ के पास मल्लाहों का घाट था, पश्चिम के तरफ बेल के पेड़ तले नाइयों का घाट, पूरब के दिशा में ब्राह्मण टोले का घाट और उत्तर की तरफ उन लोगों का अपना निजी घाट था जिनकी जमीन पर वो डोबा बना था। वे लोग भी ब्राह्मण ही थे और उन्होंने अपना घाट बिल्कुल अलग और निजी रखा था। वहां वे किसी और को आने की इजाजत नहीं देते थे। उसी घर की लड़की सुबी, जिसका पूरा नाम सुबिनीता था, चाय के बर्तन धोने के लिए अपने घाट पर उतरी।
पूरे गांव में वे लोग थोड़े शौकीन मिजाज के माने जाते थे। उन्हें नियमित चाय पीने की आदत थी। सुबह कुछ समय तक कलकत्ता में अपने चाचा के घर रहकर पढ़ती थी। वहां उसने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, पर फिर पढ़ाई छोड़कर अब करीब साल भर से घर पर ही बैठी थी। गांव की लड़कियों के बीच उसका बड़ा रुतबा और धौंस थी, क्योंकि पूरे गांव में वो अकेली ऐसी लड़की थी जिसने स्कूल का मुंह देखा था, वो भी कलकत्ता जैसे बड़े शहर के स्कूल का। सुबह दिखने में भी काफी अच्छी थी। उसका रंग सांवला पर निखरा हुआ था, बड़ी बड़ी आंखें और घने घुंघराले बाल। वो हमेशा बिल्कुल टिपटॉप और फिटफाट रहती थी, और उसमें थोड़ा बहुत शहरी दिखावा और चालबाजी भी थी। अभी उसकी उम्र महज 16 साल थी और घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का तलाश रहे थे। राधा तो सुब्बी की दीवानी थी और उसे बहुत पसंद करती थी, पर सुब्बी उसे कभी घास नहीं डालती थी। आखिर एक गरीब घर की लड़की जिसकी उम्र 22-23 साल हो चली थी, उस पर से विधवा और अनपढ़, ऐसी हालत में राधा ये उम्मीद भी कैसे कर सकती थी कि वो कलकत्ता के स्कूल में क्लास 8 तक पढ़ी सुब्बी की खास सहेलियों की मंडली में जगह बना पाएगी। वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी और ना ही ऐसी उम्मीद करना उसके लिए जायज था। पर जैसे ही राधा ने सुब्बी को पानी में उतरते देखा, उसका मुरझाया हुआ चेहरा उत्सुकता और एक नई उम्मीद से खिल उठा। राधा ने बड़े ही आत्मीय स्वर में पुकारा, ओ सुबी भाई, क्या तुम लोगों की चाय हो गई? सुबी उस वक्त अरवी के घने झुरमुटों के पास बैठी चाय की प्यालियां खंगाल रही थी। उसने पानी छिड़कते हुए बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, अभी नहीं हुई। माँ का तो आज सोमवार का व्रत है, तो वे तो आज पिएंगी नहीं, बस मैं और जादू ही हैं, इसलिए कोई खास जल्दी भी नहीं है। अब जाकर चूल्हे पर पानी चढ़ाऊंगी। सुबी अपनी तरफ से राधा से कभी कोई खास बात नहीं करती थी। हाँ, अगर राधा कुछ पूछ ले तो वो एक शिष्टाचार के नाते उसका उत्तर जरूर दे देती थी। राधा भी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि सुबी को घर गृहस्थी की मामूली और सांसारिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पढ़ाई लिखाई, संगीत, फिल्में और कविताएं ही उसकी बातचीत के मुख्य विषय थे। आखिरकार कलकत्ता जैसे बड़े शहर में रहकर उसकी रुचि और उसका मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। राधा ने सुबी का मन बहलाने और उसके करीब आने की कोशिश करते हुए कहा, कल शाम को तुम आई नहीं भाई। मैं कितनी देर तक अकेली बैठी बैठी अपने मनी मन एक कविता बुनती रही। आज दोपहर को तुम्हें जरूर सुनाऊंगी। सुबी ने बिना किसी उत्साह के पूछा, कैसी कविता है? तुम आना तो सही। अभी नहीं सुनाऊंगी, तभी सुनाऊंगी। पर सच कहूं तो मुझे वो अभी पूरी तरह मुंह जुबानी याद नहीं है भाई। सुबी ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने बस इतना कहा, दोपहर को माँ कांथा यानी गुदड़ी की सिलाई करेंगी। मुझे उनके पास बैठकर सुई में धागा पिरोना होगा। मेरा आना तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। राधा ने फिर से आग्रह किया, सुबी वो वाला गाना थोड़ा सा गाओ ना। सुबी चाय के बर्तन हाथ में लिए वहां से जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसने चलते चलते कहा, अभी समय बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है, मैं चलती हूं। राधा ने बड़े ही करुण और विनती भरे स्वर में गुहार लगाई, गा दो ना भाई, बस 2 लाइनें ही गा दो, देखो मैं कितनी मिन्नतें कर रही हूं। यहां ये बताना जरूरी है कि गांव की आम लड़कियों की तुलना में सुबी काफी सुरीला और अच्छा गा लेती थी। कलकत्ता में रहने के दौरान उसने निधुदा से संगीत की बारीकियां सीखी थी। निधुदा उसकी चाची के फुफेरे भाई का बेटा था। वो कॉलेज में पढ़ता था, गला बहुत अच्छा था और दिखने में भी काफी सुंदर था। सुबी को गाना सिखाने के लिए वो उन दिनों अक्सर उसके घर आया जाया करता था। सुबी ने रुककर गुनगुनाते हुए महज 2 पंक्तियां गाईं। यौवन के इस मानसरोवर के जल में मिलन का वो कमल, न जाने किस चंचल बाढ़ की लहरों पर डगमग डगमग डोल रहा है। ठीक इसी पल नाइयों के घाट पर नाइन यानी नाई की बहू बर्तनों का एक बड़ा ढेर लेकर उन्हें मांजने के लिए आई। नाई की बहू का रंग सांवला था, उम्र कोई 19-20 साल रही होगी। उसका शरीर काफी गठीला और सुडौल था। वो अच्छी सेहत वाली एक स्वस्थ और स्फूर्तिवान युवती थी। उसके चेहरे में एक बहुत ही सुलभ और सहज सा आकर्षण और सौंदर्य था, यानी वो रूप जो इसी खिलती हुई उम्र में चकाचौंध पैदा करता है, पर 5 साल बीतने के बाद जिसका शायद कोई विशेष अस्तित्व बाकी नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल जब तक वो यौवन कायम है, तब तक उसने पूरे घाट की महफिल को बड़ी ही खूबसूरती से अपने मोहपाश में बांध रखा है। नाई की बहू तो मन ही मन सुबी की किसी देवी की तरह पूजा करती थी। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी विलक्षण लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वैसी अद्भुत खूबसूरती, वैसी शहरी बातें, वैसी पढ़ाई लिखाई और वैसा सुरीला गाना, सुबी ने हर लिहाज से नाई की बहू का दिल पूरी तरह जीत लिया था। जिस पिछड़े हुए छोटे से पाड़ गांव में नाई की बहू का मायका था, वहां तो ऐसी किसी आधुनिक लड़की की कल्पना करना भी नामुमकिन था। सुबी के साथ जान पहचान और बातचीत का मौका पाकर वो खुद को धन्य महसूस कर रही थी।
नाई की बहू ने अपनी साड़ी के पल्लू यानी आंचल में बंधी चाबियों के गुच्छे को एक मजबूत गांठ दी और सुबी की ओर प्रशंसा भरी नजरों से निहारते हुए बड़ी ही तन्मयता से उसका गाना सुनने लगी। वो श्रद्धापूर्वक बोल उठी, दीदी मनी, आपका गला कितना सुरीला और चमत्कारिक है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसा मधुर गाना कभी नहीं सुना। ये कौन सा गाना है दीदी मनी? सुभी ने गाने की पंक्तियों को कविता की तरह बड़े ही सलीके से दोहराते हुए उसे पूरा सुना गया। नाई की बहू को उस गाने की क्लिष्ट भाषा का एक बिंदु विसर्ग भी समझ नहीं आया। बस सुभी का मन रखने और उसे खुश करने के लिए वो बड़े ही ध्यान से सुनने का नाटक करती रही और मंत्रमुग्ध होने का स्वांग रचाते हुए बीच बीच में अपनी गर्दन हिलाती रही। सुभी उस वक्त अपने मन के भीतर ही सोच रही थी, इन जाहिल और गवार लोगों को अपना उच्च कोटि का गाना सुनाने से भला क्या फायदा। आजकल मेरा गला वाकई काफी मंज गया है और मधुर हो गया है। काश निधुदा आज मेरा ये गाना सुन पाते। अब उसका कलकत्ता वापस जाना लगभग नामुमकिन था। नीदूदा से अब दोबारा मुलाकात होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। घर वाले अब उसके लिए शादी का कोई बढ़िया रिश्ता तलाश रहे थे, इसीलिए उसे कलकत्ता के स्कूल से जबरन छुड़वाकर घर में बंद कर दिया गया था। आखिर उसकी उम्र 16 साल पार कर चुकी थी और अब उसे घर की दहलीज से बाहर अकेले कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। कलकत्ता के वे शानदार सिनेमा हॉल जैसे चित्रा और रूपवाणी, वे केतकी के सुगंध वाली महफिलें और वे नीदूदा, सब अब एक धुंधला सा सपना बनकर रह गए थे। इस जन्म के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। सोने जैसा वो हसीन और कीमती सपना अब बुरी तरह टूट कर बिखर गया था। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि उसे 23 साल की विधवा राधा की ये नजदीकी और जबरन दोस्ती बढ़ाने की कोशिश रत्ती भर भी पसंद नहीं थी। वो तो नाई की बहू को भी अपने पैरों के पास पड़े किसी वफादार पालतू कुत्ते की तरह ही समझती थी, जिसे बस किसी तरह उपेक्षा के साथ बर्दाश्त करना पड़ता था। आखिर नौकर चाकरों को भी लोग समाज में बर्दाश्त करते ही हैं। राधा ने बड़े ही आत्मीय स्वर में कहा, सुभी भाई, काश तेरा ये सुरीला गला मुझे मिल जाता। सच कहूं तो मुझे तुझसे बहुत जलन होती है। सुबी ने नाई के बहू की उन खोखली तारीफों और राधा की जबरदस्ती की बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने उन सबको झटक दिया और चाय के बर्तन समेटकर वहां से तेजी से चली गई। वो खुद अपने आंतरिक पीड़ा और घुटन से मर रही थी। ऐसे में उसे ये सब बनावटी और भोली भाली न्याका जैसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी मल्लाहों वाले घाट पर एक छरहरी, गोरे रंग की और सादी कोरी साड़ी पहने हुए एक मल्लाह की बहू कपड़े धोने के लिए नीचे उतरी। राधा ने बड़े ही आत्मीय स्वर में पूछा, ओ रामू की माँ, रामू की कोई खबर मिली क्या? मल्लाह की बहू यानी रामू की माँ ने एक ठंडी आह भरकर कहा, कहाँ दीदी ठकुरानी, बेटे को परदेस गए आज 5 महीने बीत गए, पर एक चिट्ठी तक नसीब नहीं हुई। पैसे भेजने की बात तो दूर की कौड़ी है। मुझे उसके पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं खुद दूसरों के घर धान कूटकर, कपड़े धोकर और अपनी इस देह को खटाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ। बस ऐसे ही इज्जत सी जिंदगी कट जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगी। मुझे बेटे की कमाई खाने की कोई हवस नहीं है। बस वो जहां भी रहे सलामत रहे और अपना खर्च खुद उठा ले, उसी में मेरी असली खुशी है। लेकिन आप ही बताइए दीदी ठकुरानी, आज 5 महीने से कोई खबर नहीं, कोई खत नहीं। भला ऐसे में मेरा जी घर में कैसे लगे? रामू को लालम मनीर हाट में रेलवे में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल गई है। उसने एक बार अपनी माँ को 5 रुपए भेजे थे, पर अब वो लिखता है कि उसकी मामूली तनख्वाह में उसका खुद का ही गुजारा मुश्किल से हो पाता है, इसलिए वो माँ को और पैसे नहीं भेज पाएगा। उसने ये भी संदेशा भेजा है कि माँ जैसे तैसे मेहनत करके पूजा के त्योहार तक किसी तरह अपना काम चला ले। अपने बेटे की तंगी और तकलीफ के डर से माँ ने भी फिर कभी उससे पैसों की मांग नहीं की। वो बड़ी तंगी और मुफलिसी में किसी तरह अपने दिन काट रही थी। राधा के मन में उस मल्लाह की बहू के लिए बड़ा आदर और प्रेम था। इस पूरे गांव में क्या ब्राह्मण और क्या कायस्थ, किसी भी ऊंचे घराने में ऐसी साफ दिल वाली और निस्वार्थ स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। उसका मन इतना कोमल और विशाल था कि दूसरों की मदद के लिए वो अपनी जान तक छिड़क देती थी। वाकई पूरे गांव में उसके जैसा परोपकारी इंसान मिलना मुश्किल था। सिर्फ राधा के परिवार की बात नहीं थी, किसी के घर चूड़ा कूटना हो तो रामू की माँ सबसे पहले हाजिर होती थी। किसी के यहाँ धान कूटने का काम हो तो वही सबसे आगे रहती थी। जिन घरों के मर्द बाहर नौकरी करते हैं और घर में सिर्फ औरतें अकेली रहती हैं, उनका कोई 2-2.5 मील दूर के बाजार से सौदा सुलफ और हाट बाजार कर लाना हो तो रामू की माँ ही खुशी खुशी जाती थी। किसी रिश्तेदार के घर कोई सौगात या संदेशा भेजना हो या फिर किसी नई नवेली दुल्हन के साथ उसके ससुराल तक साथ जाना हो, रामू की माँ के बिना इस गांव के लोगों का काम एक पल के लिए भी नहीं रुकता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन तमाम कामों के बदले वो किसी से एक पाई की भी उम्मीद नहीं रखती थी। गांव के लोगों की बिना किसी लालच के सेवा करना और उनके काम आना ही उसकी पुरानी फितरत थी। राधा को पिछले ज्येष्ठ महीने की एक बात अच्छी तरह याद है।
जब वो आम के बगीचे वाले रास्ते से घाट की ओर जा रही थी तो उसने देखा कि रामू की माँ बगीचे में गिरे हुए आम इकट्ठा कर रही है। राधा ने उससे कहा था, रामू की माँ, क्या आम चुन रही हो? जरा दिखाओ तो सही किस किस पेड़ के आम हाथ लगे हैं। अरे, ये तो गुयोथली के आम दिख रहे हैं। ओ बाबा, ये आम तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं न जाने कितनी बार इन्हें खोजती हूं पर मुझे तो आज तक एक भी नसीब नहीं हुआ। तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबल है। इन आमों की डंठल बड़ी मजबूत होती है, ये आसानी से जमीन पर गिरते ही नहीं है। इतने मीठे और दुर्लभ पेड़ के आम जिनका मिल पाना भी बहुत मुश्किल होता है, उस मछुआरी को महज 3 आम मिले थे। पर जैसे ही उसने राधा को देखा, वो अपनी सादगी भरी मुस्कान के साथ तुरंत बोल उठी, तो ये ले जाइए दीदी ठकुरानी, ये आम आप ही पाइएगा, कृपा करके इन्हें ले जाइए। उस मछुआरी का दिल बहुत बड़ा था। त्याग और उदारता के मामले में इस पूरे गांव में उसकी बराबरी का कोई नहीं था। राधा ने वे आम इसलिए ले लिए क्योंकि उसे लगा कि अगर वो मना करेगी तो रामू की मां को बुरा लगेगा। वो सोचेगी कि शायद किसी छोटी जात के हाथ का दान समझकर ब्राह्मण की बेटी ने सुबह सवेरे से स्वीकार नहीं किया। आम हाथ में लेकर राधा ने सोचा, अगर इस गांव के बाकी लोगों में भी रामू की मां जैसा अपनापन और निस्वार्थ भाव होता तो यहां रहना इतना बोझिल ना लगता। राधा ने धीरे से कहा, रामू की मां, क्या तुम एक बार मेरे साथ मेरे ससुराल चलोगी? बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर नहीं निकली हूं, सोच रही हूं कि कुछ दिन वहां घूम के आती। मछुआरी बड़े ही उत्साह से बोली, जरूर जाइए दीदी ठकुरानी, आप लोगों के पास तो जाने का ठिकाना है, फिर क्यों नहीं जाएंगी? वैसे भी ससुराल गए आपको बहुत अरसा बीत गया है, वे लोग आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वे लोग खुश होंगे या नहीं, इस बारे में राधा को गहरा संदेह था। उसकी सास उसे अपनी दोनों आंखों से नहीं देख सकती थी, ये बात राधा से छिपी नहीं थी, पर फिर भी उसका जाना जरूरी था। वहां अपना कीमती संदूक और रुपयों वाला कैश बॉक्स छोड़ आने में भला क्या समझदारी थी? उन्हें वापस लाना जरूरी था। आखिर वो संदूक था भी तो बहुत बढ़िया। अगले दिन जैसे ही राधा ने माँ बाप के सामने ये बात छेड़ी, घर में झगड़े का एक नया दौर शुरू हो गया। राधा के पिता अपने बेटी को उस घर में भेजने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, पर राधा की माँ अपनी बेटी की तरफ थी। घर के लोगों के बीच इस बात को लेकर जमकर बहस हुई। राधा ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, मैं कह तो रही हूं कि मैं 7 दिनों के भीतर वापस आ जाऊंगी। मैं नबू को अपने साथ लेकर जा रही हूं। अगर उन्होंने रहने नहीं दिया तो वापस आना तो मेरे अपने हाथ में ही है। यहां एक ही जैसे ढर्रे पर जिंदगी जीते जीते मेरा दम घुटने लगा है। राधा के पिता ने तल्ख आवाज में पूछा, आखिर अपनी बेइज्जती कराने के लिए तो इतनी उतावली क्यों है? क्या उन लोगों ने इन 6 सालों के भीतर एक बार भी पत्र लिखकर तुम्हारी सुध ली कि तुम किस हाल में हो? न जाने कितनी मिन्नतों और जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्होंने पिता को किसी तरह आधा अधूरा राजी किया। इसके बाद राधा अपने छोटे भाई को साथ लेकर गांगनापुर स्टेशन पहुंची और ट्रेन में सवार हो गई। जैसे ही रेलगाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ी, राधा को ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद उसे आज़ादी की खुली हवा नसीब हुई है। घर में बस माँ बाप के वही पुराने झगड़े और अशांति, और हर पल बस अभावों और तंगी की बातें सुनते सुनते उसका जवान मन जैसे समय से पहले ही बुढ़ापे और प्रौढ़ता की ओर बढ़ने लगा था। उस घर की 4 दीवारी में न कोई रोशनी थी, न खुली हवा, और न ही रत्ती भर की खुशी। बस दिन रात यही सुनाई देता था कि घर में चावल नहीं है, जलावन की लकड़ियां खत्म हो गई हैं, एकादशी के लिए आटे का इंतजाम कहाँ से होगा। नबू के कपड़े बुरी तरह फट गए हैं। नया पायजामा लेने के लिए 6 आने की जरूरत थी, पर उस घर में वे 6 आने भी जैसे 6 अशरफियों के बराबर भारी पड़ रहे थे। नबू की स्कूल की 5 महीने की फीस बाकी थी और मास्टर जी हर आए दिन उसे धमकाते रहते थे। इसके अलावा मुखर्जी परिवार की दादी के कर्ज का ब्याज चुकाने का दबाव और पिताजी के वे तमाम झूठ जो वे लेनदारों को टालने के लिए हर रोज गढ़ते थे। आज इन सब झमेलों से दूर निकलकर राधा ने चैन की सांस ली। राणाघाट स्टेशन पर गाड़ी बदलकर उसे मुर्शिदाबाद लाइन वाली ट्रेन पकड़नी पड़ी। मुड़ागाछा स्टेशन पर उतरकर करीब 2-2.5 मील पैदल चलने के बाद दोपहर के 3 बजे वो अपने ससुराल पहुंची। सास ने बहू को देखते ही तंज कसते हुए कहा, अरे ये रही नवाब की बेटी, तो इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? साथ में ये कौन है? छोटा भाई नवू है क्या? आओ आओ बेटा, सुखी रहो, सदा चिरंजीवी रहो। वैसे लड़का काफी प्यारा है। लेकिन सास की ये दिखावटी भलमनसी और ममता महज 3 दिनों के भीतर ही हवा हो गई। राधा की विधवा बड़ी ननद को अपनी भाभी का इस घर में दोबारा आना रत्ती भर भी पसंद नहीं आया था। असल में पिछली बार सास ने राधा का 6 तोले सोने का हार छीनकर अपने पास रख लिया था और बाद में उस हार को गलवाकर ननद की बेटी की शादी के लिए सोने की चूड़ियां और कंगन बनवा दिए गए थे। बड़ी ननद ने मन ही मन ये मान लिया था कि जो बहू 6 साल से इस घर की चौखट पर नहीं आई वो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। पर जब ये आफत फिर से उनके मत्थे आ मंडराई तो वो अपने हार का दावा तो जरूर पेश करेगी, और हुआ भी यही।
राधा ने सास से अपना हार वापस मांगा। सास ने बड़ी ही ढिठाई और बेरुखी से कहा, तुम्हारे पिता ने शादी के वक्त जो दहेज का पैसा देने का वादा किया था वो उन्होंने आज तक नहीं दिया। 200 रुपये आज भी बकाया है। उसी के एवज में मैंने ये हार अपने पास रखा है। पहले वो पैसे लेकर आओ, हार मैं इसी वक्त बाहर निकाल दूंगी। बड़ी ननद ने भी तुरंत सास की हाँ में हाँ मिलाई। राधा ने तमतमाते हुए कहा, ये तो हद है। वो हार मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से बनवाया था। आप लोगों ने तो उसे दिया नहीं था। पिताजी ने पैसे दिए या नहीं वो आप उनसे जाकर सुलझाइए। मेरा हार आप भला क्यों नहीं देंगी? लेकिन रुपयों पैसों का ये पेचीदा मामला आखिर इतनी आसानी से कहाँ सुलझने वाला था? राधा ने फिर प्रश्न किया, मेरे पिताजी का दिया हुआ वो संदूक भी आप लोगों ने क्यों रोक रखा है? और उस संदूक का ताला तोड़कर आप लोगों ने भीतर का सारा सामान और मलमल के कपड़े क्यों निकाल लिए? सास और ननद दोनों ने एक स्वर में झूठ बोलते हुए कहा, ताला किसी ने नहीं तोड़ा है, वो तो पहले से ही टूटा हुआ था। राधा ने गुस्से से आग बबूला होकर कहा, मेरा नया संदूक था, उसका ताला भला अपने आप कैसे टूट जाएगा? आप ही लोगों ने उसे जानबूझकर तोड़ा है। सबके सब चोरों की जमात हो। मेरा हार वापस दो। सास चिल्लाई, बहू अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैं कह रही हूं। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लड़ाई और गाली गलौज शुरू हो गई। ननद तो आपा खोकर अपनी भाभी को मारने तक दौड़ पड़ी। उस दिन नबू को किसी ने खाने के लिए भी नहीं बुलाया। राधा की तो बिसात ही क्या थी, उसे भला कौन दुलार से खाना खिलाता जो इस घर में अपना हार और संदूक मांगने की जरूरत कर बैठी थी। दोपहर ढलने के बाद जमकर झगड़ा करने के बाद राधा नबू को साथ लेकर धर्मदह गांव से मुड़ागाछा स्टेशन के लिए पैदल निकल पड़ी। दोनों भूखे प्यासे थे। अचानक राधा को याद आया कि यही सावन का पवित्र महीना था जब वो इसी रास्ते से एक दिन सजी धजी पालकी में सवार होकर नई दुल्हन बनकर आई थी। वो याद आते ही राधा के आंसू बांध तोड़कर बह निकले। स्टेशन तक के पूरे रास्ते वो बस सिसक सिसक कर रोती ही रही। जब रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो राधा उसमें किसी बेजान कठपुतली की तरह जाकर बैठ गई और न जाने कितनी ही उलझी हुई बातें उसके जहन में कौंधने लगीं। बेकार में ही उसके 3 रुपए पानी की तरह बह गए। ये पैसे उसके मायके वालों के नहीं थे, बल्कि उसने खुद पाई पाई जोड़कर इन्हें अपने पास संजो कर रखा था। अगर ये पैसे आज उसके हाथ में होते तो घर की इस भारी तंगी और अभावों की गृहस्थी में ना जाने कितने जरूरी काम निकल जाते। वो पिताजी की मर्जी के खिलाफ यहाँ आई थी। अब जब वो खाली हाथ घर लौटेगी तो उसे पिताजी की कड़वी बातें और डांट सुननी पड़ेगी और माँ का चेहरा भी गुस्से और उदासी से फूल जाएगा। वो इस बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आई थी कि वो अपना 6 तोले का सोने का हार लेकर ही वापस जाएगी। उसके माता पिता के मन में भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद दबी हुई थी। अब जब सब उसे खाली हाथ देखेंगे तो हर कोई उस पर अपना गुस्सा निकालेगा। इसके अलावा अब भविष्य में दोबारा ससुराल आने का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया। उसे अपनी सास के साथ यूं झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए था। क्या हुआ अगर वो हार चला ही गया था? कम से कम माँ बाप के ना रहने के बाद इस दुनिया में ससुराल के रूप में उसके पास सिर छिपाने की एक जगह तो सलामत रहती। सच तो यही है कि उसके नसीब में सुख का एक कतरा भी नहीं लिखा है। घर वापस जाकर फिर वहीं उबाऊ और नीरस दिनचर्या शुरू हो जाएगी। वही सुबह सवेरे उस डोबे के किनारे बैठकर बर्तन मांजना, वही गाय का कोठा यानी गौशाला साफ करना और वही चूल्हा चौका संभालना। उधर सुबी है, वो भी कभी उससे खुलकर बात नहीं करती। राधा अपने जीवन के सारे दुखों को शायद भुला पाती अगर सुबी उसके साथ थोड़ी देर हंस बोल लेती या अपनी सहेली की तरह दिल खोलकर उससे मिलती, पर वो ऐसा कभी नहीं करती। राधा ने न जाने कितनी बार उसकी खुशामद की, न जाने कितने जतन किए उसका मन बहलाने के लिए, पर सब बेकार गया। वाकई उसकी जिंदगी चारों तरफ से अंधेरे की गर्द में डूबी हुई है। ऐसी लाचार जिंदगी जीने में आखिर सुखी क्या है? कल सुबह उसके साथ क्या होने वाला है वो आज ही अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रही है। आज रात जैसे ही वो घर की दहलीज पर कदम रखेगी, पिताजी और माँ के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाएगा। यानी जब पिताजी देखेंगे कि वो हार वसूल नहीं कर पाई तो उनकी उम्मीदें टूटने का सारा गुस्सा माँ पर बरसेगा और फिर दोनों के बीच एक बड़ा महाभारत खड़ा हो जाएगा। कल सुबह जब वो डोबे पर बर्तन मांजने जाएगी तो मुखर्जी टोले के घाट से लेकर मल्लाहों के घाट तक हर कोई बस यही एक सवाल पूछेगा कि वो इतनी जल्दी अपने ससुराल से वापस क्यों भाग आई। सास ने उसके साथ क्या बर्ताव किया, उसने क्या ताने मारे, इन सब का जवाब देते देते और झूठी कहानियां गढ़ते गढ़ते उसका दम घुटने लगेगा। आखिर वो सच तो किसी को बता नहीं पाएगी, क्योंकि सच बताने में उसकी अपनी ही बेइज्जती है। राय परिवार की वो चलाक और कुटिल मंजली बहू उसे देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर दबी दबी हंसी हंसेगी। और सुबी वो अपने निजी घाट पर अरवी के पत्तों की ओट में चाय के बर्तन धोने के लिए नीचे उतरेगी। वो अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं पूछेगी कि राधा कब आई या वहां क्या हुआ। राधा को ही पहले बात की शुरुआत करनी होगी। सुबी बस हाँ या ना जैसा कोई बेरुखा सा जवाब देकर अपने चाय के प्याले और तश्तरियां समेटेगी और वहां से तेजी से चली जाएगी। उसे देखकर ऐसा लगेगा मानो उस डोबे के घाट पर राधा जैसी गरीब विधवा के साथ ज्यादा देर खड़े होकर बात करने से उसकी शहरी शान और रुतबे में कोई बड़ी कमी आ जाएगी।
सुबह के बर्तन मांजने के बाद घाट के चक्कर लगाना, फिर चूल्हा चौका संभालना और घर के हर सदस्य को खिलाना पिलाना। राधा की जिंदगी बस इन्हीं कोल्हू के बैल वाले कामों में सिमट कर रह गई है। दोपहर को मुंह में पान दबाते ही उसे चैन की एक सांस तक नसीब नहीं होती। उसे तुरंत भागना पड़ता है घाट की ओर, उस नदी किनारे वाले खुले मैदान में जहां गाय को खूंटे से बांधकर धूप में छोड़ दिया गया है। उसे पानी पिलाना जो है। दिन भर की मशक्कत के बीच बस वही थोड़ा सा वक्त होता है जो उसे सुकून देता है। ऊपर फैला हुआ अंतहीन नीला आसमान, नदी के तट पर हवा के झोंकों के साथ झूमते हुए काश के सफेद फूल और वो विशाल जूली का पेड़ जिसके तने से सफेद मोमबत्ती से पिघलते मोम की तरह गोंद की बूंदें धीरे धीरे टपकती रहती हैं। उस पार के रेतीले दियाड़ से आने वाली तेज और ताज़ा खुली हवा जब उसके चेहरे को छूती है तो वो पल भर के लिए सब भूल जाती है। वहीं पास के रास्तों से पाट से लदी हुई बैलगाड़ियों का झुंड अपने पहियों की कूं कां वाली तीखी आवाज पैदा करते हुए न जाने कहां चला जाता है। गाय को पानी पिलाने के बाद उसका बड़ा मन करता है कि वो सुभी के घर जाए, उसके पास बैठकर थोड़ी देर दुनिया जहान की गपशप करे, उसे एक आध वर्ण सूची पढ़कर सुनाए। हालांकि वो खुद पढ़ना नहीं जानती, पर उसे लगता है कि सुभी शायद उसे कुछ सिखा देगी। उसका मन होता है कि वो उसे अपना कोई पसंदीदा गाना सुनाए, पर अफसोस ये तो महज एक हसीन पर अधूरी ख्वाहिश ही रह जाती है। अगर वो अपनी तरफ से बात बढ़ाने की जरा भी कोशिश करती है तो सुबी बड़े ही ठंडे और बेरुखे स्वर में कह देती है, हाँ राधादीप, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। बिनू की वो मोजे की जोड़ी बुनते बुनते बीच में ही अधूरी छोड़ दी है, पहले जाकर उसे पूरा करना है। तुम बैठो, माँ से बातें करो। और फिर धीरे धीरे शाम ढलने लगेगी। घर के बरामदे में हंसियां और दरांती लेकर उसे बैठना होगा और ढेर सारा चारा काटना होगा ताकि गाय को सानी खिलाई जा सके। मैदान से गाय को वापस लाने का काम तो वैसे माँ ही करती है, क्योंकि उस वक्त राधा घर के कामों में इतनी बुरी तरह फंसी होती है कि उसके पास नदी किनारे वाले मैदान तक जाने का समय ही नहीं बचता। उसके बाद बाहरी बाड़ पर सूखने के लिए डाले गए कपड़े समेटने होंगे, पूरे घर में झाड़ू लगानी होगी, लालटेन में तेल भरकर उसका शीशा साफ करके रखना होगा और फिर खुद के बदन की धूल झाड़ने के लिए नहाना होगा। आंगन के कुएं के पास शाम का दिया जलाने के बाद उसे तुरंत पिताजी के लिए मिश्री और काली मिर्च का काढ़ा गर्म करना होगा ताकि उनकी खांसी और दर्द में आराम मिले, और फिर तुरंत रात के खाने के लिए चूल्हे पर चावल चढ़ाने होंगे। जब घर के सभी लोग खा पी कर सो जाएंगे तब कहीं जाकर उसे खुद के लिए समय मिलेगा। वो खुद अपने लिए महज एक मुट्ठी भुने हुए चावलों में तेल और नमक मिलाकर खाएगी और एक लोटा पानी पीकर पिताजी के पैरों में गठिया वाले तेल की मालिश करने बैठ जाएगी। इन सब कामों को निपटाते निपटाते रात के 10:30 बज चुके होंगे और तभी मातसार बिल के पुल के ऊपर से गड़गड़ाती हुई गुजरने वाली ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी। बस तब जाकर उसे उस दिन की थकान भरी कैद से आज़ादी मिलेगी। और यही सिलसिला चलता रहेगा दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल के पूरे 330 दिन। अचानक नबू ने रेलगाड़ी की खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और उंगली से इशारा करते हुए चहक कर बोला, और दीदी देखो, वो रहा राणाघाट स्टेशन, साफ दिखाई दे रहा है। नबू की इस आवाज ने राधा के ख्यालों का ताना बाना तोड़ दिया और वो अचानक अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गई। उसकी तंद्रा भंग हो गई। राधा ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर देखा। वो विशाल रेलगाड़ी किसी अजगर की तरह बल खाती हुई स्टेशन के नजदीक पहुंच रही थी। जहां उसका इंजन था वहां दूर एक बड़ी इमारत और टीन की छत वाला दालान जैसा कुछ नजर आ रहा था। देखते ही देखते राणाघाट स्टेशन आ गया। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही नबू मचलते हुए बोला, दीदी एक पाव रोटी खरीद दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, दिलाओगी? राधा ने अपनी साड़ी के पल्लू यानी आंचल की गांठ खोली और उसमें से 3 पैसे निकालकर भाई को एक पाव रोटी खरीद कर दे दी। सच तो यह था कि भूख राधा को भी बहुत तेज लगी थी। आखिर उसने भी तो सारा दिन कुछ नहीं खाया था। उसने भाई से पूछा, क्या कुछ और खाएगा? एक काम कर, चल बाहर की दुकान से 1 पैसे का आलू दम दिला देती हूं, उसे पाव रोटी के साथ खा ले तो पेट भर जाएगा। नबू ने अपनी बहन की ओर देखकर पूछा, तुम कुछ नहीं खाओगी दीदी? राधा ने लंबी सांस भरकर कहा, मैं रेल के इन यात्रा वाले कपड़ों में भला क्या खाऊं? हाँ, चाय पी सकती हूं, उसमें कोई दोष नहीं है। जा तो सही, देख वो सामने चाय वाला जा रहा है, उससे पूछ करा कि 1 प्याली चाय की कीमत क्या है। नबू थोड़ी देर बाद भाग कर आया और बोला, दीदी 1 प्याली चाय 4 पैसे की है। राधा का माथा ठनक गया। 4 पैसे? रहने दे भाई,
फिर नहीं पीनी। मेरे पास अब महज 9 पैसे बचे हैं। पिताजी के लिए एक पाव रोटी खरीदनी है। उन्हें दूध में भिगोकर पाव रोटी खाना बहुत पसंद है। अब समझ नहीं आ रहा कि माँ के लिए क्या लूं। राणा घाट स्टेशन के उस चहल पहल भरे माहौल में आकर राधा के मन का दुख और बोझ काफी हद तक हल्का हो गया था। इतने सारे लोग, गाड़ियां, घोड़े और सजी धजी दुकानें देखकर मन को एक अजीब सी शांति और सुकून मिल रहा था। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर एक शोर उठा। मुसाफिर, पान वाले और पाव रोटी बेचने वाले सब के सब जैसे चौंक कर सतर्क हो गए। जो जहां था वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। राधा ने पास खड़े एक कुली से पूछा तो पता चला कि डाक गाड़ी आ रही है, दार्जिलिंग मेल। कुछ ही पलों में एक विशाल और गूंजती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से दाखिल हुई। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़, चिल्ला चिल्ली और लोगों की आपाधापी शुरू हो गई। पूरी तरकारी, पान, बीड़ी, सिगरेट की सदाएं, कुली कुली इधर आओ, हर तरफ एक हंगामा सा बरपा हो गया। पूरा स्टेशन जैसे अचानक किसी गहरी नींद से जाग उठा हो। राधा और नबू जहां खड़े थे ठीक उनके सामने ही डाक गाड़ी के पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बे आकर रुके। राधा मंत्रमुग्ध होकर फटी आंखों से ये सब देख रही थी। वे डिब्बे कितने साफ सुथरे और चमचमाते हुए थे। उनकी सीटों पर चमड़े की कितनी मोटी और आरामदायक गद्दियां लगी थीं। साहब, मेम साहिब और मोम की सुंदर गुड़ियों जैसे उनके प्यारे बच्चे, कीमती साड़ियां पहने बड़े घरानों की रूपवती बंगाली स्त्रियां। राधा ने मन ही मन सोचा कि सूबी भला इनके सामने कहाँ टिकती है। सूबी तो इनके पासंग भी नहीं है। बहरे अपनी ट्रे में चाय और नाश्ते का सामान सजाए इधर उधर तेजी से दौड़ रहे थे। तभी एक बहुत ही सुंदर, करीब 6-7 साल की फ्रॉक पहने साहबों की एक छोटी सी लड़की प्लेटफॉर्म पर उतरी और खुशी से उछलने कूदने लगी। उसकी माँ ने तुरंत बाहर आकर उसका हाथ थाम लिया और उसे वापस गाड़ी के भीतर ले जाते हुए ना जाने क्या कहा, हिट हिट प्रिंग प्रिंग। राधा को लगा कितनी मजेदार और निराली भाषा है इनकी, सुनकर ही हंसी आ जाती है। पर वह बच्ची वाकई कितनी हसीन और प्यारी लग रही थी। नबू ने राधा का हाथ खींचते हुए कहा, दीदी इस तरफ आकर देखो, खाने वाली गाड़ी यानी डाइनिंग कार। एक बहुत ही बड़ी और लंबी बोगी के भीतर कतार से मेजें सजी हुई थीं जिन पर दूध की तरह सफेद और साफ सुथरी चादरें बिछी थीं। कांच के सुंदर फूलदानों में ताजे फूल सजे थे और चमकते हुए कांच के बर्तन रखे थे। वहां कई साहब और मेम साहिब खाना खाने बैठे थे। उनके बीच कुछ बंगाली स्त्रियां भी थीं, हालांकि उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, बस इक्का दुक्का ही थीं। तभी 18-19 साल की एक बंगाली लड़की पहले दर्जे के महंगे टिकट वाली बोगी से नीचे उतरी और प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर फल खरीदने लगी। राधा ने उस पल क्या देखा या उसके मन को क्या हासिल हुआ ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन उस डाक गाड़ी के सुसंस्कृत और सजे धजे मुसाफिरों और उन चमकती हुई आलीशान बोगियों ने उसके मन में एक अपूर्व आनंद, उत्साह और रोमांच भर दिया। वो पूरी दार्जिलिंग मेल राधा के लिए किसी प्रेरणादायक कविता जैसी थी या फिर किसी मंझे हुए गायक के कंठ से निकला कोई मधुर संगीत। राधा को महसूस हुआ कि इन सुंदर लिबास वाले और हसीन चेहरों वाले स्त्री पुरुषों और प्यारे बच्चों को वो महज 6 आने खर्च करके राणा घाट स्टेशन पर आकर देख सकती है। जिस दुनिया के ये लोग वासी हैं, वहां पहुंचकर उसे ऐसा लगा मानो वह अपने पिताजी के गठिया का दर्द, सुबी की बेरुखी और उसका पत्थर जैसा दिल, माँ का चिड़चिड़ा मिजाज, माँ बाप के रोज रोज के झगड़े और अपनी सास का वह क्रूर बर्ताव सब कुछ भूल गई है। यहाँ तक कि वह 6 तोले का कीमती स्वर्ण हार खोने का दर्द भी जैसे उसके मन से पूरी तरह पहुंचा जा चुका था। कितना अद्भुत नजारा था। इसे देखकर वाकई जीवन सफल हो जाता है और मन उल्लास से भर उठता है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस संसार में इतना सुख, इतना रूप और इतना आनंद भी मौजूद है। समाप्त।